हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्स की दृष्टि से संभावित क्वेश्चन पर। बिना समय गंवाए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो बताएंगे 17। अगर बात करें 19 के संदर्भ में, अगर पूछे कि वाक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में से संबंधित है, तो बताएंगे क्या 19। अगर पूछे बोलने की आजादी किस अनुच्छेद से संबंधित है, बोलने की आजादी, तो क्या बताएंगे आर्टिकल 19। अगर पूछे प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता, बताएंगे 19। अगर बात करें 21 की, आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार ध्यान रखेंगे, बड़ा चर्चा में था। निजता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है, तो बताएंगे 21 से संबंधित है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो बताएंगे 21 का है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है अनुच्छेद, तो बताएंगे 21 का है। इसे कब जोड़ा गया, तो बताएंगे आप क्या 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा युग्म असत्य है, असत्य युग्म पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है समानता का अधिकार, अनुच्छेद से 14 से 18 के बीच, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 दिया गया है। यही क्या है, प्रश्न के अनुसार यही ऑप्शन क्या है, असत्य है। तो इसमें क्या करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक दिया गया है, तो बात करेंगे 25 से 28 के बीच इसे रखा गया है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वहीं 29 से 30 क्या रखा गया है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को रखा गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को कहां रखा गया है, अगर प्रश्न करेगा तो बताएंगे 29 से 30 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। वहीं आर्टिकल 31 क्या है, यहां संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये इस टाइम खाली है, निरस्त वहां लिखा रहता है। वहीं आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगर हम लोग बात करें मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो बताएंगे 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो बताएंगे 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे रिमूव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, तो बताएंगे क्या पहला क्या है, इसमें असत्य लग रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें किया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगर बात करें सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की, तो इसको अनुच्छेद 39 का में रखा गया है। कहां रखा गया है, 39 का में रखा गया है। अगर 44 की बात करें, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो बताएंगे 44 चर्चा में है, ध्यान रखेंगे। पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 48 का में रखा गया है, या 48 का या 48A, दोनों एक ही बात है। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल डीपीएसपी के तहत है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत है। जैसे बात करें
कि डीपीएसपी का अनुच्छेद कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो भाग 4 में रखा गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 45 की, तो अनुच्छेद 45 आरंभिक शिशुत्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु उपबंध की बात की गई है आर्टिकल 45 में। इसी जगह पर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात थी, इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले यहीं रखा था, ये स्थान खाली था, यहां इस टाइम वर्तमान में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन है? कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? अगर प्रश्न करें कि संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे? संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें, राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें, भारत का प्रथम नागरिक अगर पूछे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो क्या बताएंगे? यही बताएंगे, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्र का मुखिया पूछेगा, राष्ट्र का मुखिया, तो उत्तर क्या बताएंगे? राष्ट्रपति बताएंगे। अगर पूछे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो क्या बताएंगे? राष्ट्रपति को बताएंगे। सर्वोच्च संवैधानिक पद अगर पूछे कौन किसका है सर्वोच्च संवैधानिक पद, तो क्या बताएंगे? सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका है? राष्ट्रपति का है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। क्या है? संसद का एक भाग है। हम जानते हैं कि संसद 3 से बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। राष्ट्रपति के संदर्भ में जो प्रश्न करेगा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है या संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो उत्तर क्या बताएंगे? राष्ट्रपति बताएंगे। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, राष्ट्र का मुखिया, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च संवैधानिक पद, संसद का एक भाग है राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात करें, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो क्या उत्तर बताएंगे? कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो क्या बताएंगे? तब उत्तर क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति अगर पूछे, नाम मात्र की शक्ति, तो नाम मात्र की शक्ति में कौन होगा, तो उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति लगाएंगे। राष्ट्रपति के संबंध में तमाम आर्टिकल हैं, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे 52 अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 52 में अगर पूछे तो पूछे राष्ट्रपति के संबंध में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसे एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से पका, चुनरी का पुनर्योग, शर्त, शपथ, महाभियोग, इन आर्टिकल को देखे रहेंगे कि ये बातें किस अनुच्छेद में रखी गई हैं। अगर बात करें पद की, 52 में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर पूछे राष्ट्रपति के पद को किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो उत्तर क्या बताएंगे? अनुच्छेद 52 बताएंगे। आर्टिकल 53 में क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो कार्यपालिका की शक्ति अगर पूछे तो बताएंगे क्या? 53 में है। चुनाव कैसे होगा, चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे, इसकी बात की गई है। कहां? 54 में की गई है कि चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न आगे मिलेंगे वहां पर इसको सॉल्व करेंगे। निर्वाचन की रीति कैसी होगी, निर्वाचन की रीति कैसी होगी, 55 में उल्लेख है। कार्यकाल क्या होगा, जैसे कार्यकाल कितना होगा, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा। अगर पुनर्निर्वाचन कि क्या एक बार कोई राष्ट्रपति बन जाता है, क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? भारत में चाहे जितनी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें, पुनर्निर्वाचन चाहे जितनी बार वो इलेक्ट होकर राष्ट्रपति बन सकता है। योग्यता की बात करें तो योग्यता के संदर्भ में आर्टिकल क्या है? 58 में योग्यता की बात की गई है। योग्यता में जैसे बातें की गई, वह भारत का नागरिक हो, वह
35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो उसकी योग्यताएं दी गई हैं 4 प्रकार की। शर्त की बात कहां की गई है? आर्टिकल 59 में। शपथ की बात की गई है कहां? 60 में कि शपथ की बात की गई है। महाभियोग की बात कहां की गई है? अनुच्छेद 61 में की गई है। आप लोग बात रखेंगे, 61 को याद रखेंगे, शपथ को याद रखेंगे, ठीक है। योग्यताओं को भी याद रखेंगे, योग्यता क्या क्या है, और आप याद रखेंगे चुनाव, कार्यपालिका शक्ति और पद। इन आर्टिकल को जरूर याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है। आपके सामने जब प्रश्न आए तो नहीं पर आप जरूर अंडरलाइन कर लिया करिए, नहीं तो ऑप्शन क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। आप करेंगे तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। निर्वाचक मंडल किसे कहा जाएगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग वोट देंगे उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? उन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है। संसद का 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जैसे राज्यसभा के 12 सदस्य क्या हैं? मनोनीत हैं, वह भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन थे, इनको क्या किया गया है? 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की सीटों को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया है, इसलिए उनको नहीं शामिल, अब शामिल होने की बात भी नहीं है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यहां पर भी एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है। इनकी सीटों को जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत की जाती थी, तो यहां पर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य ये क्या करते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं किसके? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। कारण क्या है राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेते हैं? क्योंकि प्रत्येक राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, इसलिए क्या किया गया है? विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। अगर प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होती तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें शामिल किया जाता, तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों को नहीं शामिल किया गया है। हम जानते हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो एंग्लो इंडियन की सीटें थी, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन था, 2 कहां था? 2 लोकसभा में था, 2 लोकसभा और 14 राज्य थे जहां पर एक एक सीटें इनके लिए रिजर्वेशन थी। इसको क्या किया गया? अब हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अगर बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो हम जानते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर ये अनुपस्थित होंगे तो कौन शपथ दिलाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। तो वरिष्ठ न्यायाधीश कोई ना कोई होगा ही, वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, 5 वर्ष तक पद पर रहता है। कब से कब तक रहता है? अपने निर्वाचन की तारीख से, जिस दिन इलेक्ट होता है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, यही से होता है। अपने पद ग्रहण करने के दिन से राष्ट्रपति क्या होता है? 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें, कोई राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित हो जाता है और किन्हीं कारणवश उसका पद खाली हो जाता है, मान लेते हैं 3 वर्ष तक राष्ट्रपति रहता है, 2 वर्ष उसका जो बचा कार्यकाल है वो हट जाता है, कारण खाली, किसी कारणवश खाली हो जाता है, तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा उस पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए बनेगा, ना कि उस पिछले राष्ट्रपति थे उनके 2 वर्ष बचे हुए कार्यकाल के लिए बनेगा। इसलिए अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक क्या रहता है? अपने पद पर कार्य करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है पूछ रहा है, तो 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। कितने सदस्यों के प्रस्ताव पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हो, तब यह क्या माना जाता है कि इनके खिलाफ
अब महाभियोग प्रक्रिया लाई जाए तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जाए। अगर किसी सदन में 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो उस सदन से क्या होता है, अगले सदन में चला जाता है, वहां से भी 2/3, वही प्रक्रिया वहां भी होगी। 1/4 सदस्य क्या करेंगे, प्रस्ताव और 14 दिन पूर्व सूचना, और 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो उस दिन से, उस तारीख से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। और महाभियोग प्रक्रिया को आर्टिकल किस में रखा गया है, आर्टिकल 61 में रखा गया है महाभियोग प्रक्रिया। अगर बात करें महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, इसके संदर्भ में बात करें तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या होते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में नहीं भाग लेते हैं। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। भाग कौन लेता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या होते हैं, भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी है, बात करेंगे प्रस्तावक और अनुमोदक कितने हैं, तो प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50 हैं। वही उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर बात करें तो कितने प्रस्तावक और अनुमोदक उपराष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं नामांकन के टाइम, तो 20-20 होते हैं। राष्ट्रपति में कितने होंगे, 50-50 होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, पूछ रहा है अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो कौन करेगा, स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है, अभिभाषण तैयार करता है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है के संदर्भ में अगर प्रश्न करे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। कौन, राष्ट्रपति नहीं करता है, तो इनका क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है, अर्थात कह सकते हैं निर्वाचित होते हैं, इलेक्शन के द्वारा आते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। फिलहाल ये भी अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का पद भी है। वही अगर संदर्भ में बात करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगर बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, कैग की, तो भी क्या बताएंगे, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे क्या, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में पूछेगा तो यही उत्तर होगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगर अन्य केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति की बात आएगी तो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे क्या, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल पूछेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति पिछड़ा वर्ग आयोग,
अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किस आधार पर लगाया जाता है? अगर आधार के संबंध में बात करें तो युद्ध हो, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो, इसके आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अब तक अगर संदर्भ में बात करें कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो पहली बार अगर बात करें तो कब लगा? तो 1962 में पहली बार लगा, भारत चीन युद्ध, अरुणाचल प्रदेश का मैटर था। दूसरी बार कब लगा? अगर दूसरी बात की बात करेंगे तो 1971 में लगा, भारत पाकिस्तान युद्ध में लगा। और तीसरी बार कब लगा? तीसरी बार 1975 में लगा, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो उस टाइम तीसरी बार भारत में आपातकाल लगा। अगर प्रश्न करे कि जब इंदिरा जी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम थे फखरुद्दीन अली अहमद। उस टाइम क्या थे? ये राष्ट्रपति थे। अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो उस टाइम लगता है, कह सकते हैं विश्वास खो दे सरकार या सरकार बहुमत खो दे, तो उस टाइम राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल, अगर प्रश्न करें कि वित्तीय आपातकाल भारत में कब लगा, तो अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन अगर बात करें पहली बार किस राज्य में लगा, तो राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में पंजाब में लगा था। वहां कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 पंजाब में लगा। हम लोग इसकी बात की, राष्ट्रीय आपातकाल की। इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद किससे बनती है? तीनों से बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगर हम राज्यसभा के संदर्भ में बात करें तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। यह एक अस्थायी सदन है। अगर प्रश्न आए कि अस्थायी सदन किसे कहते हैं, तो बताएंगे क्या? लोकसभा। अगर प्रश्न करे कि वह कौन सा सदन है जो 5 वर्ष बाद, सामान्यतः 5 वर्ष बाद क्या होता है? सामान्यतया 5 वर्ष बाद भंग हो जाता है। पहले भी हो सकता है, पहले भी भंग हो सकता है। अगर हम बात करें राज्यसभा के संदर्भ में, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है, और कहा जाता है जो कभी ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता, तो क्या बताएंगे? राज्यसभा को बताएंगे। ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा बताएंगे। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। उनके स्थान पर दूसरे 1/3 सदस्य इसमें क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या है? स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर प्रश्न करें कि 1/3 सदस्य किस सदन के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, तो क्या बताएंगे? राज्यसभा बताएंगे। कार्यकाल इसका कितना है? तो कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। वहीं इसकी बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः पहले भी खत्म हो सकता है। अगर प्रश्न करें कि निम्न सदन, अस्थायी सदन,
सामान्यतः 5 वर्ष बाद भंग हो जाता है, पहले भी हो सकता है। किस सदन को कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। उच्च सदन, स्थायी सदन, ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता है, उसे क्या बताएंगे? राज्यसभा बताएंगे। अगर प्रश्न करें किस सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य 1/3 अपना पद ग्रहण करते हैं, तो बताएंगे क्या? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य 1/3 क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, उनकी जगह पर 1/3 सदस्य पुनः निर्वाचित होकर के आते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हम जानते हैं, एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं, एक एक विकल्प की। अगर 21 वर्ष पूछे, किसके चुनाव में 21 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है? तो पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव, हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय चुनाव, जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद इत्यादि के लोग इलेक्शन लड़ते हैं। अगर बात करें नगर पालिका की, नगर पालिका शहरी निकाय का जो चुनाव होता है, उसमें भी क्या होते हैं? शहरी निकाय का जो चुनाव होता है, शहरी चुनाव, उसमें भी न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष रखी गई है। अगर 25 वर्ष के संदर्भ में बात करें, तो 25 वर्ष में न्यूनतम आयु किसकी रखी गई है? लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 25 वर्ष रखी गई है। वही बात करें 30 वर्ष के संदर्भ में, तो राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इनकी न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 30 वर्ष रखी गई है। वहीं 35 वर्ष के संदर्भ में बात करें, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। अगर प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या होगा, तो क्या जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर 2 के साथ। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? अगर ऑप्शन में आए तो क्या बताएंगे? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को साथ में कौन बुलाता है? संयुक्त कौन बुलाता है? तो बताएंगे क्या? राष्ट्रपति बुलाता है। अगर प्रश्न करें कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अगर प्रश्न आए कि अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता, तो बताएंगे क्या? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के निम्न सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में से कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो कौन किया था? तो एम हिदायतुल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस टाइम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका क्या हो जाता है? आकस्मिक निधन हो जाता है। आकस्मिक निधन हो जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणवश खाली होता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगर उपराष्ट्रपति का पद उस टाइम खाली है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद भी उस टाइम खाली है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यहां पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनना चाहिए था। कारण क्या हुआ कि बीबी गिरी उस टाइम उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में चले गए और उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। तो इस टाइम क्या हुआ था? उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वसम्मति
निर्विरोध से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? कौन ऐसे राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध हैं, उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा था? है कौन? नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति निर्विरोध से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। कितने समय बाद भारत के राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए? किन्हीं कारणवश राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो कितने समय में उसे भर लिया जाना चाहिए रिक्त पद को? 1 माह? तो उत्तर क्या होगा इसका? 6 माह बाद क्या करना चाहिए? भर लिया जाना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें, उपराष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणवश खाली होता है तो उस पद को कितने समय में भरना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के पद को 6 माह नहीं है, उनका क्या है? यथाशीघ्र। अगर उपराष्ट्रपति का कितने समय बाद भर लेना चाहिए? तो यथाशीघ्र भर लेना चाहिए उपराष्ट्रपति का पद, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं और सभापति का वेतन भी पाते हैं। कभी ये सुने हैं कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति? नहीं सुने हैं, क्योंकि इसे क्या किया जाता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसमें विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के नहीं। इनका पद यथाशीघ्र भरा जाता है, ना कि 6। लेकिन राष्ट्रपति का पद 6 माह में रिक्त हुआ है किन्हीं कारणवश, तो भर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसको किसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में इसे क्या किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगर बात करें राष्ट्रपति के संदर्भ में धन विधेयक, जो वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की, कोई भी विधेयक पर एक बार वह पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है, किसी भी विधेयक को सदन को लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगर प्रश्न आए तो आप कर ले जाएंगे, वह कौन सा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक। अगर धन विधेयक कहां से पारित माना जाता है? तो लोकसभा से ही इसे पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? कितना वेतन मिलता है? तो राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख वेतन मिलता है। अगर 4 लाख के संदर्भ में बात करें, 4 लाख वेतन किसका है? तो 4 लाख वेतन है उपराष्ट्रपति को मिलता है, उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलता है, बल्कि कहां का मिलता है? राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। अगर बात करें 4 लाख और किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को भी, लोकसभा के अध्यक्ष को 4 लाख वेतन मिलता है। अगर बात करें 3,50,000 किसका वेतन है? तो राज्यपाल को, राज्यपाल का वेतन कितना है? 3 लाख है। 2,80,000 किसका वेतन है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनका वेतन कितना है? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? अन्य न्यायाधीशों का पूछेगा तो 2,50,000 है, 2,50,000 वेतन है।